हेलो बच्चों, माई सेल्फ तुहीन मंडल और द फ्लैश एकेडमी में आपका स्वागत है। कॉस्मिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। आप अगर मुझसे जुड़ रहे हैं तो कॉस्मिक केमिस्ट्री के लिए जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं भिलाई रायपुर में या मुझसे जुड़े हुए हैं वो उनको पता है केमिस्ट्री वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बाहर चले गए हैं या जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम ये एक नया सेशन बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग जल्दी ही यूट्यूब में मिलती जाएगी, ठीक। तो आज इसी सिलसिले में हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1। और बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में बेटा बिल्कुल बारीक चीज़ें रहेंगी, फंडामेंटल चीज़ें रहेंगी। सर फंडामेंटल्स क्यों ज़रूरी है? रीज़न ये है बच्चों कि हमारा फाउंडेशन अच्छा होगा तो बिल्डिंग भी बहुत मजबूत होगी। तो हमको अपना जो बेस है, फाउंडेशन है, उसे बहुत अच्छा करना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो IIT का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो नीट की तैयारी करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी है जो 11th पढ़ने जा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जो 12th में। ये कंप्लीट मतलब कि केमिस्ट्री जो भी पढ़ेगा तो उसके लिए बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनके क्या होते हैं ना, कंसेप्ट वीक रह जाते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो वीक रह गई, वो टफ चीज़ों को करते हैं, बहुत भारी भारी क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत टफ चीज़ों को कर रहे हैं। मैंने देखा है, वो हो भी जाता है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंसेप्ट कहीं ना कहीं उनका वीक रह जाता है। और आप पिछले 5 सालों के पेपर को देखेंगे, मेरा एनालिसिस ये है कि टफ क्वेश्चंस नहीं आते, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम होने लग गए, कंसेप्ट पे एग्जामिनर का फोकस ज़्यादा रहता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा डील करने को मिलेंगे। तो हमारा फाउंडेशन बच्चा जब तक मजबूत नहीं हो सकता तब तक हम बिल्डिंग मजबूत नहीं बना सकते। तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने जा रहे हैं, टेक ऑफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1। बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में हम लोगों को 4 आर्टिकल आज पढ़ने हैं। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4। ये होगा एटम एंड मॉलिक्यूल, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन, ठीक। आर्टिकल नंबर 3 हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आर्टिकल नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। आज याद कर लेंगे। सर पीरियोडिक टेबल क्यों याद करवा रहे हो? तो रीज़न एक ही है बच्चों, एग्जाम हॉल में ना हमको कैलकुलेटर मिलेगा, ना हमको लॉग टेबल मिलेगा, ना ही हमारे पास वहाँ पीरियोडिक टेबल होगा। तो हमको अपने स्टडी टेबल में उन चीज़ों की आदत नहीं डालनी है जो एग्ज़ाम में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा क्लास आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स और आपके डाउट्स जो भी हैं आप कमेंट में वहाँ पे हमें दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों, एंजॉय कीजिए हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस। आर्टिकल नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं, व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल। एटम किसे कहेंगे, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। बच्चों ध्यान देना, एटम की डेफिनेशन हमें पढ़ाया गया है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, जबकि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। एटम की ये डेफिनेशन सही नहीं है। एटम के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बात करी थी उनका नाम था डॉल्टन। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन ये जो एटम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये आया है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये ए प्लस टॉम से मिलके बना हुआ है। ए मतलब होता है नन और टॉम मतलब होता है डिविजनेबल, मतलब कि जिसको आगे ना तोड़ा जा सके उसे क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, डॉल्टन ने कहा था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। जबकि बात सही है क्या? आपको भी पता है ये बात गलत है। एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डॉल्टन की बात गलत हो गई। फिर एटम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एटम हम किसे कहेंगे? तो एटम कहने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। अगर कोई पार्टिकल ये तीनों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल कर रहा है तो ही हम उसे एटम कहेंगे, और अदरवाइज वो एटम नहीं है। तो एटम होने के लिए पहला क्राइटेरिया उसे होना चाहिए स्मॉलेस्ट। क्या होना चाहिए बच्चों? स्मॉलेस्ट होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा से छोटा मेंबर
वो होता है एटम। मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है। पहला एटम होने के लिए क्राइटेरिया है स्मॉलेस्ट, दूसरा टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, तीसरा हम बात करेंगे फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर। फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में इसकी फ्रीली एग्जिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रकृति में इसका स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। आप ध्यान देना बच्चों, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं मिलते, जबकि आइसोलेटेड एटम पॉसिबल है। हीलियम एटम, ऑक्सीजन आइसोलेटेड एटॉमिक फॉर्म में बिल्कुल मिलते हैं। तो एटम होने के लिए ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। पहला होना चाहिए स्मॉलेस्ट, दूसरा टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, और थर्ड फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर। ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तभी मैं उसे एटम बोलूँगा, अदरवाइज वो एटम नहीं है। तो ये एटम की बात हो गई। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। बच्चों ध्यान रखना, हमें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बचपन से सिखाई गई है, तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ये हमें पढ़ाया गया। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं। एक मेरे पास बॉक्स है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे हीलियम एटम्स डाल दिए, ठीक है। अब मैंने उसको क्लोज कर दिया, ढक्कन लगा के अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, शेक कर दिया। क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल बन जाएगा? नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चों हमने कई चीज़ें जो है, यही देखो, मैं यही बात कर रहा हूँ फंडामेंटल्स की। ये जो भी आप मेरी ये पहली और दूसरी वीडियो देखेंगे, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 और बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बेस, फंडामेंटल, फाउंडेशन, उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पढ़े हुए तो हम सब चीज़ें, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जो IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत टफ चीज़ों के पीछे वो भाग रहे हैं, बहुत चीज़ें के पीछे वो लगे हुए हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बेस, फंडामेंटल जो है, बेसिक चीज़ें ये पीछे रह जाती है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, चाहे वो आप 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉपर बैच में हो, आप पहले इन्हें प्रिपेयर कर लें, फिर उसके बाद आप क्या करें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हमने एटम की बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल की। तो एटम से यूं ही नहीं मॉलिक्यूल बन जाता है। एटम से मॉलिक्यूल बनने के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। एटम से यूं ही नहीं मॉलिक्यूल बन जाता है, एटम से मॉलिक्यूल बनने के लिए केमिकल बॉन्डिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केमिकल बॉन्डिंग होगी तो फिर से 3 बातें होंगी। पहली बात क्या होगी? एनर्जी जो होगी वो होगी रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स, पोटेंशियल एनर्जी ये इनकी डिक्रीज होगी। और थर्ड मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, किसकी? स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत बदमाशी कर रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, ठीक है। घर पे टीवी फोड़ दिया, फ्रिज में आग लगा दिए, छोटे भाई बहनों को पीटे पड़े हैं, तो उधर से मम्मी का फ्लाइंग चप्पल उड़ता हुआ आता है। मतलब एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हुआ, जैसे ही पड़ता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होने लगती है, फिर एक जगह स्टेबल होकर बैठ जाते हो। तो उस चीज़ से ऐसे समझ सकते हो, एटम से मॉलिक्यूल बनने के लिए केमिकल बॉन्डिंग का होना ज़रूरी है। एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डाउन होगी, और आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग में ये 3 बातें होना ज़रूरी है, नोट कर लीजिए। अब बात करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 2 की, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन। तो बच्चों फिजिकल रिएक्शन में एक वर्ड छुपा हुआ है फिजिक्स, और फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर, मतलब कि जिन रिएक्शंस को आप फील कर सको, जो नेचुरली आपको होते हुए दिख जाएं, वो रिएक्शन क्या है बेटा? फिजिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एक गिलास पानी में आपने नमक डाल दिया, डिजोल्व कर दिया, ये है फिजिकल रिएक्शन। पानी को फ्रीज के अंदर डाल दिया, आइस बन गया, फिजिकल रिएक्शन। पानी बॉयल कर दिए, वेपराइज्ड होकर उड़ गया, ये भी क्या है? फिजिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। मैं सीधे बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन पे। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो होंगे ब्रेक, और जो न्यू बॉन्ड्स होते हैं, न्यू बॉन्ड्स वो क्या होंगे बच्चों? फॉर्म होंगे। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ
प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए पुराने वाले जो बॉन्ड है वो टूटेंगे और नए वाले बॉन्ड क्या होने लगेंगे, बनने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl की रिएक्शन करवाऊँ NaOH के साथ तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस HOH। साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाले बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, ये वाले बॉन्ड्स यहाँ ब्रेक हो रहे हैं और ये वाले बॉन्ड न्यू बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं और कुछ नया आपको मिल रहा है तो वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होंगे। ठीक, तो इसी के साथ ही आर्टिकल नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम देखने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों आर्टिकल नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर, बेटा ये चैप्टर हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका यूनिट है एक पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स, ठीक है, तो वो हम डिटेल में इसकी भी वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलेंगी। फिलहाल हम शॉर्ट में देखने जा रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री में आपको जो काम की चीज़ें उससे रिलेटेड आएंगी मैं उनको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो एटम बनाने के लिए पहला फंडामेंटल चाहिए इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल जो चाहिए वो है इलेक्ट्रॉन। सिंबल आपको बताया जाता है E- है। मेरे स्टूडेंटों कुछ तो अलग करेंगे, हम लिखेंगे -E0। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सेकेंड पार्टिकल हम देखने जा रहे हैं बच्चों प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल आपको बताया जाता है P+। मेरे स्टूडेंट हो कुछ तो अलग करेंगे, हम लिखेंगे +P1। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, पता चल जाएगा। थर्ड बात करने जा रहे हैं न्यूट्रॉन। सिंबल हो जाएगा N0, हम लिखेंगे 0N1। तो इसके लिए आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो उसमें आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ये दोनों मिलते हैं इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सो कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, न्यूक्लियॉन कहा जाता है, क्योंकि ये लोग कहाँ मिलते हैं, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक, अब हम एक एक करके इन पार्टिकल्स की स्टडी करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने। किसने, थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। ये 3 साइंटिस्टों ने इनकी डिस्कवरी की थी। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये 3 साइंटिस्टों ने परेशान भी बहुत करते हैं। किसी ना किसी एग्जाम में ये आते जाते रहते हैं। कभी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का उन्होंने रदरफोर्ड आंसर दे दिया और बच्चे ने प्रोटॉन का गोल्डस्टीन होना चाहिए था, चैडविक दे दिया। कन्फ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूजन हमें रखना नहीं है। अब इन 3 पार्टिकल के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की वो भी याद रखना हमारे लिए आसान है। याद रखने का तरीका हो जाएगा मेमोरी टिप, ये ईटे पग नाच। ईटे पग नाच, इसका मतलब क्या हुआ, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन, पी से हो जाएगा प्रोटॉन, जी से हो जाएगा गोल्डस्टीन और N से हो जाएगा न्यूट्रॉन और C से हो जाएगा चैडविक। इससे आप आसानी से याद रख सकते हो। ईटे पगनाच, E से इलेक्ट्रॉन, T से थॉमसन, P से प्रोटॉन, G से गोल्डस्टीन, N से न्यूट्रॉन और C से चैडविक। तो बच्चों अब हम पहला पार्टिकल देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E-, हम लिखेंगे -E0। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाई थॉमसन। ईटे है ना, तो थॉमसन, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा फेमस है, बाई कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा आपको इस एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर आपको पता चल जाएगा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या है। जल्दी ही एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो रिलीज हो जाएगी, उसमें कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएंगे। 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और दूसरा देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो नए बच्चे हैं उनको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, प्रोटॉन का चार्ज, मास, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास, ये याद रखने में बड़ा दिक्कत होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 था तो कभी -31 कर दिया, कभी -27 कर दिया, कभी कुछ और कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसको याद रखने के लिए आपको एक मेमोरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो वो कैसे याद रखते हैं, मैं जैसे आपको दिमाग को ट्रेन करना चाहता हूँ आप वैसे ही चलेंगे, चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चार्ज की बात हमने की थी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इसके बारे में सबसे पहले बताया था मिलीकन ने। किसने, मिलीकन ने एक्सपेरिमेंट किया था बाई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकन ने किसको ढूंढा था, चार्ज को ढूंढा था। ठीक है, चलिए चार्ज को याद करते हैं। -1.6 सबको याद रहता है, इतना तो आपको भी रखना पड़ेगा,
है ना, इनटू 10 टू द पावर में कुछ है सर, यही धुंधला धुंधला सा हमको याद आता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये -16 को ऊपर लटकाओ, ऊपर लटकाने के चक्कर में ये देखिए 6 है, ये लटक गया, ये हैंग हो गया, उल्टा हो गया, 9 हो गया, है ना। हम इसे ऊपर हैंग करने के चक्कर में ये 9 हो गया, देखो ऊपर ये देखो हो गया ना, -19 कूलाम। इससे ये आपको बड़े आसानी से याद रह जाएगा। अब ये -19 कूलाम हो गया, -1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इस -19 को नीचे लेके आएंगे, फिर ये उल्टा हो जाएगा, देखो 19 फिर उल्टा हो गया, 9.1 हो गया, 19 फिर उल्टा हो गया, 91 हो गया, इनटू सर 10 के पावर में कुछ है, यही धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 91 और यहाँ होता है 31 kg। देखो 91 31 कजिन भाई बहन जैसे लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये छोटी सिस्टर हो गई, ये उसका बड़ा भाई हो गया। 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg। ये आपको याद रखने का तरीका है। ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन की, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड बच्चों पार्टिकल देखने जा रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन। सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम वो है प्रोटॉन, सिंबल P+ या +P1, ठीक है। दो चीज़ें देखेंगे। अभी इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय ईटे पग। हाँ, आपको पता है गोल्डस्टीन ने की थी। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बाय एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। वहाँ कैथोड रेज था, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। दो चीज़ें देखेंगे, एक तो देखेंगे प्रोटॉन का चार्ज और दूसरा देखेंगे प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा देखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो हम सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, मैंने आपको बताया, -1.6 × 10 टू द पावर ऊपर ले गए -19 कूलम। तो इस माइनस को प्लस करना है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतनी ही वैल्यू किसकी होती है? प्रोटॉन के चार्ज की होती है। तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन का मास कितना होगा? तो बच्चों मैंने आपको बोला 1.6 सबको याद रहता है, और इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 6 के बाद बच्चों आता है 7, 6 के बाद आ जाएगा 7 2, 6 के बाद 7 2 × 10 टू द पावर में क्या करें? तो ये 7 2 ऊपर ले जाओ, फिर उल्टा हो जाएगा, -27 kg हो जाएगा। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। मैंने अभी तक क्या बताया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10 टू द पावर 1.6 ऊपर ले गए, -19 कूलम, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 19 नीचे ले आए, फिर उल्टा हो गया, 9.1 × 10 टू द पावर -91 31 कजिन भाई बहन बताया ना, -31 kg। प्रोटॉन के चार्ज की बात करूंगा तो माइनस को हम प्लस कर देंगे। मास की बात करूंगा तो 1.6 सबको याद रहता है, 6 के बाद 7 2 × 10 टू द पावर, ये 7 2 ऊपर ले गए, फिर उल्टा, -27 kg। ये रिलेट करते हुए चलिए बच्चों, अगर जिनको याद रखने में दिक्कत है तो वो नहीं भूलेंगे कभी इन चीज़ों को, ठीक। चलो अब एक और बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को अगर मैं कंपेयर करके देखूं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिला दूंगा तब जाके वो प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे। मतलब हैवीएस्ट पार्टिकल कौन हुआ? प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उससे कितने टाइम्स हल्का है? 1837 टाइम्स। कैलकुलेशन के लिए आप मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और ये वैल्यू डायरेक्ट MTR है। MTR मैं वहीं लिखूंगा, ध्यान रखना बच्चों आज के बाद से, जहाँ पे मुझे बताना हो मुझे तो रटना है, ठीक है। तो MTR का मतलब हो गया मुझे तो रटना है। जहाँ पे भी ऐसा कुछ डाटाबेस चीज़ें आएंगी मैं MTR लिख दिया करूँगा, आप समझ जाना। मास ऑफ प्रोटॉन 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जल्दी से ये आप नोट कर लेंगे। तो थर्ड पार्टिकल हम देखने जा रहे हैं बच्चों, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N0 या 0N1। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवर्ड बाई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। किसने बेटा? चैडविक ने करी थी। दो चीज़ें देखेंगे, एक तो देखेंगे न्यूट्रॉन का चार्ज और दूसरा देखेंगे न्यूट्रॉन का मास। तो चार्ज तो इसका बेटा 0 होता है। मास की बात करूँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो देखो प्रोटॉन का मास होता है 1.6, मैंने बोला था 72 × 10 टू द पावर -27 kg, यही होता है, ये होता है प्रोटॉन का मास, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चीटिंग कर देंगे, 2 को 5 बना देंगे, हमारा न्यूट्रॉन का मास मिल जाएगा। आपको देखने से साफ साफ ऐसा लग रहा होगा मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, जबकि अगर देखा जाए असलियत में तो मास ऑफ प्रोटॉन हल्का है
न्यूट्रॉन से, यहाँ 5 है और वहाँ पे 2 है। कितना हल्का है, कितना हैवियर है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, तो वो इत्तू सा है। कितना सा बच्चों, इत्तू सा, और ये इत्तू सा होता है 0.18%। मैंने क्या बोला, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है न्यूट्रॉन के, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी की बात करें तो न्यूट्रॉन ज़्यादा हैवी होता है प्रोटॉन से। कितना, तो ये इत्तू सा होता है और ये इत्तू सा होता है 0.18%। ठीक है बच्चों, इससे ये आपको याद रह जाएगा। ये सारी हमने 3 पार्टिकल देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उससे आपको कोई और 2-4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, हम ये कुछ पार्टिकल्स की स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं हमने उनका नाम लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। हम यहाँ पे उनके सिंबल्स देखेंगे, फिर देखेंगे चार्ज विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। प्रोटॉन को रेफरेंस बना के उनके रेस्पेक्ट में इनके चार्ज को कंपेयर करके लिखेंगे। फिर देखेंगे हम उनका एक्चुअल चार्ज, फिर देखेंगे मास विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में उनका मास कितना है वो देखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे एक्चुअल मास और यहाँ लिखेंगे स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो। चार्ज और मास का जो रेशियो है उसे ही कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सिंबल होता है, सबसे पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। चलिए रेफरेंस की, तो प्रोटॉन का सिंबल होता है P+ या +P1। चार्ज की बात करूँ तो ये +E होगा। एक्चुअल चार्ज E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास की अगर बात करूँ तो ये होगा बेटा MP, अगर मैं इसे मानूँ तो फिर ये एक्चुअल मास होगा इसका 1.672 × 10⁻⁻27 kg। अभी हमने देखा स्पेसिफिक चार्ज इसका हो जाएगा E/MP। ठीक, अब इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी पार्टिकल्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा E- या -E0। चार्ज की बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन तो -E, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मास की बात करूंगा तो ये मास ऑफ प्रोटॉन से 1840 टाइम्स लाइटर होता है। एक्चुअल मास की बात करूंगा तो 9.1 × 10⁻31 kg। अभी हमने देखा था। स्पेसिफिक चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज अपॉन मास, चार्ज है E, मैग्नीट्यूड लिया जाता है स्पेसिफिक चार्ज में, E अपॉन मास हो जाएगा ये। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1840 E/MP। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। सिंबल होता है N0 या 0N1। चार्ज विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन 0 है, ये भी 0 है। ये ऑलमोस्ट बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन के 1.675 × 10⁻⁻27 kg। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ड्यूट्रॉन की बात करें, सिंबल होता है D। चार्ज इसका प्रोटॉन के जैसा होता है, यानी कि +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि 2 × 1.672 × 10⁻⁻27 kg, ये इसका मास होता है। स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं तो ये तो हो गया चार्ज E/2MP, मास ऑफ प्रोटॉन का डबल होता है तो E/2MP, ये हो गया इसका चार्ज। अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो सिंबल होता है अल्फा या 2He4+। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे चार्ज की। तो ये हो जाता है 2E, डबल। प्रोटॉन के चार्ज का क्या होता है, डबल होता है, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास होता है 4 मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 4 × 1.672 × 10⁻⁻27 kg, यानी कि चार्ज हो गया 2E, मास हो गया 4MP, यानी कि फिर से ये E/2MP के बराबर हो गया। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का, फिर आपको दिखेगा प्रोटॉन का, फिर आपको ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के इक्वल दिखेंगे और सबसे लास्ट में जाएगा न्यूट्रॉन। अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो स्पेसिफिक चार्ज किसका सबसे ज़्यादा होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, फिर किसका, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल बराबर, और सबसे लास्ट में होगा न्यूट्रॉन। तो आप आराम से ये टेबल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आर्टिकल नंबर 4 पीरियोडिक टेबल। मैंने बोला था आपको पीरियोडिक टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ना तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, ना ही पीरियोडिक टेबल होंगे और ना ही लॉग टेबल होंगे। तो हम उसी दिशा में बढ़ेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको जिन चीज़ों की आदत नहीं डालनी है जो हमको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत करे, तो इसके बाद ये आप नोट करेंगे, फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाऊँगा। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों एस ब्लॉक को याद रखने के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है, याद रखने का तरीका है ली ना की रब से फरियाद।
सेकेंड ए ग्रुप को याद रखने का तरीका है बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। मतलब ये फायदा क्या हुआ सर, हमको बोलना ये है और लिखना ये है। फॉर एग्जाम्पल है ली ना की रब से फरियाद, मुझे लिखना ये है। सर एलिमेंट्स का नाम कैसे याद होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये कैसे याद होगा। तो पूरे सेशन भर में इन एलिमेंट्स का नाम इतने बार आप सुनेंगे कि अल्टीमेटली आपको तो याद हो जाएगा। फिलहाल आपको एलिमेंट्स का सिंबल देख के पहचानना है ये किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में जाएगा, ये आपके पास एक चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये याद रखने का तरीका हो गया, ठीक है। पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर हम वहाँ तक जाएंगे। तो क्या हो गया, फर्स्ट डे के लिए है लीना की रब से फरियाद, और सेकंड डे के लिए हो गया बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं पी ब्लॉक का ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब पी ब्लॉक का हम याद रखने का ट्रिक देखने जा रहे हैं। थर्ड ए ग्रुप जो है 13th ग्रुप, तो इसका ट्रिक हो गया बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर फोर्थ ए ग्रुप है केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद अगला है नाना पापा आशा सब बीमार। इधर सेवन्थ ए ग्रुप जो होगा वो होगा बेटा, सॉरी सिक्स्थ ए ग्रुप होगा वो होगा ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। फिर सेवन्थ ए ग्रुप होगा फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट में हमारा 8th ए ग्रुप यानी कि 18th ग्रुप, इनको मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री की हीरोइंस। जस्ट हमारे बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस जैसे जनरली किसी के साथ फिल्म साइन नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट उन्हें देना पड़ता है। ये लोग भी वैसे ही जनरली किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्डिंग करेगा भी तो फिर इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो देखो बेटा कौन कौन है ये ग्रुप में केमिस्ट्री की हीरोइंस, बड़े बड़े सीनियर एक्ट्रेसेस आएंगी, हेमा, नीलम और कटरीना। कटरीना रेस्पेक्ट के लिए जी लगाना पड़ता है, कटरीना जी रानी। और एक बाहर से भी एक्ट्रेस आई है, जैपनीज एक्ट्रेस, जिनका नाम है UUO, ठीक है। तो कौन कौन हो गए, हेमा, नीलम और कटरीना जी रानी, और जैपनीज एक्ट्रेस कौन, UUO। इससे आप याद रख सकते हैं पी ब्लॉक को बड़े आसानी से। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम डी ब्लॉक को याद करने के तरीके देख रहे हैं। सबसे पहले 3D सीरीज, इसको लेफ्ट टू राइट अपन याद करेंगे, फिर टॉप टू बॉटम इन ग्रुप को एक्सपांड करके लिखेंगे। याद रखने का तरीका है साइंस टीचर विनीता करमानी मन फेंको नहीं क्यों जान जलाती हो। ये है बेटा थर्ड ग्रुप। ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इनका नाम था 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, और 8, 9, 10 को मिला के बोला जाता है 8 बी, और ये 1st बी है और ये 2nd बी है, ठीक। थर्ड वाला जो ग्रुप है याद रखने का तरीका स्कूटर यामाहा ला 1। 4th वाला जो ग्रुप है टी जरा हाफ करो, ठीक है। 5th ग्रुप को याद रखने का तरीका है वो नवाब था। फिर 6th वाला जो ग्रुप है याद रखने का तरीका करोड़ मोल वाला। फिर आ जाएगा हमारा 7th मन तकरे, 8th हो जाएगा फिर रूठा ओशो, 9th हो जाएगा कौन रहेगा इर्रेगुलर। अब जो इर्रेगुलर रहेगा यानी कि अपनी क्लास प्रॉपर अटेंड नहीं कर रहा है, स्कूल कोचिंग बंक करके कहीं और जा रहा है। अब इर्रेगुलर रहेगा तो मतलब पढ़ाई नहीं करेगा, और पढ़ाई नहीं करेगा तो पिटेगा। लिख लेना अगला, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। बच्चों एक काम करना, साइड में लिख लेना आराम से यहाँ पे धमकी, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी पिटाई होनी चाहिए। ये आप लोग के लिए वार्निंग है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। बड़ा नालायक ग्रुप है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी इन तीनों एलिमेंट ने बदमाशी कर रखी है, तो वो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको और इनके बारे में जानकारी मिलेगा। 11th जो है हमारा कौन आगे आए, और 12th जो जीनी था ना अलादीन के पास, उसका आधार कार्ड चेक किया तो उसका सिटीजनशिप इंडियन था ही नहीं, वो लिखा हुआ था जीनी कैनेडियन होगा, ठीक है। कनाडा का था वो, जीनी कैनेडियन होगा। इसी के साथ ही हमने डी ब्लॉक को याद कर लिया, ये आप नोट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा एफ ब्लॉक को, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को याद रखने का सबसे आसान और मजेदार तरीका। तो पीरियोडिक टेबल में लास्ट हम याद करने जा रहे हैं बच्चों एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स। इनको याद रखने का इंटरेस्टिंग तरीका, सबसे पहले लेंथेनॉइड्स के लिए सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुमने ये भी लूट लिया। शाबाश, वेरी गुड। एक्टेनॉइड्स की बात करेंगे तो ये होगा थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ ऐसे फरमाओ मैडम नो लड़ाई,
ठीक, तो इससे आप बड़े आसानी से लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को भी याद रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा पीरियोडिक टेबल वाला 4th आर्टिकल फिनिश होता है। अब मैं इनके थ्रू आपको लिख के बताऊंगा, मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, आप कोशिश करना मेरे साथ साथ इन चीज़ों को बोल सको ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस आपको कैसे करना है ये भी पता चल जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 बार आपको लिखना होगा आज आपकी रफ कॉपी में, फिर ये पीरियोडिक टेबल होल लाइफ आपको याद रह जाएगा। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए।